हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप केशव एंड आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है और बच्चों को समझने में आसानी भी होती है। तो हम लोग साथ मिल के इस एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो होने जा रहे हैं उससे पहले हम लोग कर लें, और नहीं तो 4.0 में तो ये काम आएगा ही आएगा। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो है 9th के पॉलिटी का पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। इसे हम लोग समझने के तरीके से भी पढ़ेंगे और जो फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं उस हिसाब से भी पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ लगेगा कि ये एग्जाम में आए हैं मैं बताता भी चलूँगा। इससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, तो इम्पोर्टेंस से चलते हैं। देखिए, एक सरल परिभाषा लोकतंत्र की क्या हो सकती है। एक लोकतंत्र की सरल परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसको शासन का चुनाव जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र का जब सामान्यतः परिभाषा तो हम लोग यही लेते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग इलेक्ट करके किसी को भेजते हैं और वो शासक बन के शासन करता है। ठीक है, तो यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, यह परिभाषा जो है बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर तो कर देती है कि हाँ, जहाँ चुनाव होता है, जहाँ जनता द्वारा चुनाव शासक रहता है तो वो लोकतंत्र है, और जहाँ पर वंशानुगत रूप से राजा का बेटा राजा बनता है तो वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें तो लेकिन ये है कि देखिए, आप फिर देखिए, जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, यानी जो जनरल होगा आर्मी का वो शासक बन गया। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब है कि जनता की भागीदारी, जनता भागीदारी से लोगों को चुनती है, प्रतिनिधि भेजती है, वो प्रतिनिधि शासक के रूप में शासन करते हैं। जस्ट लाइक पीएम, हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं, सांसदों में से ही कोई पीएम चुना जाता है और वो फिर शासन करता है। तो वो है लोकतंत्र। लेकिन अब जिसका हमने वोट ही नहीं किया, जो अपने मन से बना है और जनता के लिए कुछ सोचता ही नहीं है और ना ही उसमें जनता की कोई भागीदारी है, तो वो फिर लोकतंत्र नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चिली जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होता है। जैसे सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको यह हक मिला, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही कंसेप्ट है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र की जो ये सरल परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है कि जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल लोकतंत्र का नहीं है। ठीक है, इसमें हम ये इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। ठीक है, अब इस पे भी हम लोग आएंगे कि सिर्फ चुनाव करवाने से ही लोकतंत्र लोकतंत्र क्यों नहीं कहलाता। देखिए, तो वही यहाँ पे कह रहा है उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सभी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अध्याय 3 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। जब हम लेसन 3 पढ़ेंगे तो उसमें इस पर डीपली चर्चा होगा। फिलहाल तो यही जानते हैं कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है या चाहती है, ताकि उसका वहाँ पर शासन बना रह सके। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना पड़ेगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट है जो कि रिसर्च मतलब घर में जाके छानबीन करती है और बहुत सारे विद्वानों का कथन या कोटेशन को एक जगह लिख के लाती है, और वही यहाँ लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है कि किसने क्या कहा, बस यहाँ पर कोटेशन है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ये भी किसी विद्वान का कहा हुआ है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ये भी किसी का कथन है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कार्टून बूझे वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, हर जगह यहाँ पर इंपॉर्टेंस छुपा हुआ है। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बना था। यह कार्टून क्या कहता है कि डेमोक्रेसी का को इस तरह क्यों लिखा गया है। यही क्योंकि इराक में तो अमेरिका का प्रभाव था। वहाँ अमेरिका की आर्मी डिप्लॉय की गई थी, तो वहाँ जो इलेक्शन होता था उसका नीति निर्माता एक तरह से अमेरिका था। इलेक्शन तो होता था लेकिन प्रभाव किसका था, अमेरिका का था। अमेरिका जिसको चाहती थी उसी का सरकार बनता था। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। हम लोग पढ़े ही हैं।
लोकतंत्र का शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या क्या से सवाल उठ खड़े होते हैं कि परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, और कौन से ऐसे फैसले हैं जो चुने हुए अधिकारी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते? क्या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या वोट देने वाला इंसान खुद शासक के लिए खड़ा हो सकता है? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? तो कुछ का तो जवाब आपके मन में आ भी रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है कि नहीं, वो वोट नहीं दे सकता, उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता? ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं कि व्यवस्था के अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, इन सारे सवालों का जवाब जब ढूंढ लेंगे तो हमें लोकतंत्र का डेफिनेशन समझ में आने लगेगा। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या फिर एक लक्ष्मण रेखा के अंदर का उसे करना चाहिए, या नागरिकों के हितों का ध्यान रखते हुए उसे कुछ करना चाहिए? तो या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? इन सब उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। तो यहीं पर देखिए एग्जाम्पल से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना, इसी एग्जाम्पल से डेट उठा के पूछ देता है। जैसे कि आपका बेल्जियम वाला पूछा गया था कि बेल्जियम आजाद कब हुआ था, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में, यहाँ ध्यान डेट याद रखना है, 1999, कौन? परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था? सैनिक तख्ता पलट कर दिया था, यानी चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि उसको गिरफ्तार कर लिया और सैनिक तख्ता पलट कर वो खुद को अपना वहाँ का शासक घोषित कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का पहले तो मुख्य एग्जीक्यूटिव बनाया, पहले तो मुख्य खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया, और फिर क्या किया? बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में जनमत संग्रह करवाया। सवाल कहीं से भी आ सकता है कि जनमत संग्रह क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में किसने करवाया था? तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2002 में जनमत संग्रह परवेज मुशर्रफ ने करवाया था, और 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है। भाई, जो आदमी सैनिक तख्ता पलट करके बनेगा तो जनमत संग्रह में उसको कौन वोट देगा? तो ये तो लाजमी है कि वो धोखाधड़ी करके जनमत संग्रह का रिपोर्ट प्रकाशित किया कि नहीं, सारे आदमी मेरे फेवर में है, और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को जब चाहे भंग कर सकता है। जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, फिर राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा, और जहाँ परिषद है तो राज्य विधान परिषद, उसको कभी भी भंग कर सकती है। ऐसा पावर पाकिस्तान के हिसाब से राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ऐसा पावर ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पास किया, ठीक है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांत असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न करने के अनेक ठोस कारण है। भाई, जब हम प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे तो उस प्रतिनिधि द्वारा लिया गया अंतिम फैसला होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ वैसा आदमी जिसे हम लोग इलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जबरदस्ती बैठी हुई है। तो लोकतंत्र का सही मतलब एक तो ये भी हो जाता है कि जिस शासक को हम लोग चुन के भेजते हैं वो कोई भी फैसला करती है तो उनका अंतिम फैसला होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कोई राजा महाराजा बैठे हुए हैं और उनका फैसला वो मानने के लिए बाध्य हों। ये भी एक लोकतंत्र की पहचान है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांत असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। ये ध्यान देने की बात है कि वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते चुने जाने के बाद, क्योंकि जो है सैनिक तख्ता पलट हुआ था, परवेज मुशर्रफ के पास पावर था, उसके सैनिक अधिकारियों के पास पावर था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में था, तो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, ठीक है।
तो ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है जहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। और यही यहाँ फोटो से समझाने का कोशिश किया गया कार्टून के थ्रू। डेमोक्रेसी के तो नाम की है, हम लोग वोट भी कर रहे हैं, लेकिन रियल फैसला कौन ले रहा है? ये जो आर्मी वाला ड्रेस पहन के ये रियल फैसला ले रहा है। डेमोक्रेसी एक मुखौटा के रूप में है बस, जबकि ओरिजिनल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें जनता लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, शासक बनाती है, और वो शासक अंतिम फैसला लेती है, वो भी जनता के हित में एक लक्ष्मण रेखा के अंदर। ठीक है। तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। जस्ट लाइक आपको इराक का एग्जाम्पल दिया ही गया था कि वहां पर अमेरिका का प्रभाव था। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि पहली विशेषता ये कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, लास्ट फैसला जो होगा वो लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की देखिए, अब ये देखिए जितने भी एग्जांपल्स दिए गए ना अदर कंट्रीज के, उससे सवाल उठा रहा है बीपीएससी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट तो क्लियर करूंगा ही, यहीं से सवाल उठाए और मैं हिंट भी करूंगा कहाँ कहाँ से। तो देखिए, चीन की संसद को कुआंगो रेमिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्र जन संसद कहते हैं। चीन की संसद को राष्ट्र जन संसद कहते हैं। चीन के संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद, देखिए ये भी सवाल पूछ सकती है कि चीन में चुनाव कितने वर्ष बाद होती है, तो 5 वर्ष बाद। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? सॉरी, 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले भी सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। और आपको जान के ताजुब होगा कि चाइना में सिर्फ एकमात्र पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही जो इलेक्शन में जीतते हैं, या उनके सहयोगी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जो मंजूरी लेके सहयोगी पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि जीतते हैं। वहाँ वन पार्टी सिस्टम है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, यानी एक पार्टी सिस्टम है, और वो अच्छा लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान है कि आपके पास चुनाव के अवसर हो, आपके पास वैरायटी हो कि मैं इस पार्टी को वोट दूं या उस पार्टी को वोट दूं। क्योंकि अगर एक पार्टी सिस्टम रहेगी, एक ही पार्टी बार बार जीतेगी, तो वो जनता के प्रति कम उत्तरदायित्व होगा उसका, और वो अच्छा शासन नहीं करेगी और जनता के हित के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी। 1930 में आज़ाद होने के बाद, देखिए अब दूसरा कहानी के एग्जाम्पल, पहला तो लिया गया चाइना का वन पार्टी सिस्टम, फिर मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया गया। और मैक्सिको के इस एग्जाम्पल से सवाल भी बन सकता है, क्या मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था? मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था? आपको लगेगा ये कहाँ से सवाल आ गया? ये भाई एनसीईआरटी से सवाल है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सवाल है। तो मैक्सिको 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश, देखिए ये दूसरा सवाल, पहला सवाल मैक्सिको कब आज़ाद हुआ 1930, जैसे पिछला बीपीसी टीआरई 2.0 में शायद पूछा गया था, बेल्जियम कब आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर मैक्सिको कब आज़ाद हुआ 1930 में। दूसरा, मैक्सिको में चुनाव हर कितने वर्ष बाद होता है? हर 6 वर्ष बाद होता है। जैसे चाइना में 5 वर्ष बाद होता था, ठीक है, चाइना में सिर्फ एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वैसे मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद होता है। और आजाद 1930 में हुआ, ठीक है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन फिर भी सन 2000 तक चुनाव, आजाद हुआ 2030 में और 1930 में, और सन 2000 तक हर चुनाव में वहाँ की जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी? इंटर
इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी ही हमेशा जीतती थी। विपक्षी दल चुनाव में हमेशा हिस्सा लेते तो थे लेकिन हार जाते थे, क्योंकि ये तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी, जैसे कि नकली मतलब धोखेधारी करना, या फिर मीडिया के थ्रू अपना प्रचार करवाना, विरोधी दलों के सदस्यों पर दबाव देना, जेल में घुसा देना, जो एक तनाश मतलब एक कह सकते हैं लोकतंत्र में होते हुए तनाशाही करना, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों को काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को माँ बाप से पीआरआई पे वोट देने के लिए प्रेरित करवाते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता। ये सब क्या था? ये सब सिर्फ हटकंदा ही तो था। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते भाई। इतना घटिया तरीके से धोखेबाजी तरीके से कोई जीते तो ये अच्छा लोकतंत्र का पहचान थोड़ी है। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं मान सकते, हमेशा नहीं कर सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। क्या हम इसे नापसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप ही जान रहे हैं कि पूरा मीडिया टीडिया सब का यूज कर रही है, स्कूल का यूज कर रही है, सरकारी संस्थाओं का यूज कर रही है अपने लिए, और हर तरह के चुनाव में हथकंडे अपनाकर हमेशा पीआरआई पार्टी ही जीतती आ रही है। कहाँ? तो मैक्सिको में। किसी भी तरह को वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में कांग्रेस है, बीजेपी है, अपने इंडिया में तो बहुदलीय पार्टी सिस्टम है, तो अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी ही नहीं है। तो बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए या एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, क्योंकि अगर नहीं उतारेगी, अगर एक पार्टी सिस्टम रहेगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व कम होता चला जाएगा। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर जो डार्क लाइन है यही मेन इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपका ये विशेषता या दूसरा या तीसरा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए डेमोक्रेसी, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें जानेंगे, जो फैक्ट है कि मैं पढ़ाऊंगा ये आपको। अब देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है, वन वोट वन वैल्यू। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होना चाहिए। यानी जो एक न्यूनतम आयु तय की गई, भारत में 18 साल के सभी युवा युवतियां, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी वोट देंगे और सबके वो वोट का समान ही मूल्य होगा। सभी धर्म सभी जाति अमीर गरीब सभी जो वोट देंगे उसके वोट का एक समान ही मूल्य होगा। तो इसके लिए इससे पहले एक हिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लोग पूरी दुनिया में मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अभी भी कुछ आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम्पल में, निम्नलिखित में से किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार 2015 तक नहीं था? सऊदी अरब, इराक, ईरान, मलेशिया। बस आप कंफ्यूज कर जाएंगे, चारों के चारों मुस्लिम कंट्री, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज का एग्जाम्पल आ गया। आपको याद रहेगा तो आप मार देंगे सऊदी अरब का, ठीक है। या पूछ दिया जाएगा 2015 तक, या तो सऊदी अरब में किस साल तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप सोचेंगे अरे ये एक दूसरे देश का इतिहास पॉलिटी क्यों पूछ रहा है, इतिहास क्यों पूछ रहा है। नहीं भाई, ये पॉलिटी है और पॉलिटी में एग्जाम्पल्स में ये समझाने के लिए दिया गया और इससे सवाल आते हैं। तो आपने पढ़ा सऊदी में 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, एस्टोनिया देश है जो कि बाल्टिक कंट्रीज में आता है, यूरोप में पड़ता है, सोवियत संघ का यूएसएसआर का हिस्सा था, उससे टूटकर बना है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बोला ना, जब यूएसएसआर टूटा तो वाजिब बात है कि रसियन लोग भी इस क्षेत्र में इधर आ गए होंगे जब एस्टोनिया बना होगा।
तो वहाँ पर भेदभाव हो रहा है क्या? तो एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया के लोगों को आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो रूसी अल्पसंख्यक समाज है उनको वहाँ पर मतदान का अधिकार आसानी से नहीं मिलती। फिजी की चुनाव प्रणाली को ले लीजिए। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व, भारतीय इंडियन मूल के जो फिजी नागरिक हैं जो वहाँ जाकर बस गए हैं या वहीं पहले से थे, उनके वोट का वैल्यू फिजी के नागरिक जहाँ के वहाँ के जो मूल निवासी हैं फिजी के, उनके वोट से या भारतीय मूल के जो नागरिक है उसके वोट का वैल्यू थोड़ा कम है। लोकतंत्र राजनीतिक और समानता, लोग देखिए, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र जो एक अच्छा डेमोक्रेसी राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित। राजनीतिक समानता से मतलब ही हुआ कि एक वोट हो, सबको समान वैल्यू मिले, एक वोट का एक वैल्यू हो, अमीर गरीब उच्च नीच, अमीर गरीब सभी का वोट का एक समान वैल्यू हो, और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करे और शासक द्वारा लिया गया फैसला अंतिम हो। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। क्या तीसरा विशेषता क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र में अवसर होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठी पार्टी को, है ना, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। तो कानून का राज और अधिकारों का आदर। फिर यहाँ देखिए जिम्बाब्वे वाला यही जिम्बाब्वे वाला सवाल आया था कि जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ था TRE 2.0 में, कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश में जानु PF दल का राज था। जानु PF वहाँ की पार्टी होगी। जानु PF दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस का योगदान था, तो आज़ादी के बाद 70 साल तक कांग्रेस बनी रही। ठीक है। तो वैसे वहाँ उस देश पर जानु PF दल का राज है जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके बाद उसके जो नेता थे रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु PF ही जीतते थे। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी को कम किया था कि जनता के प्रति राष्ट्रपति कम जवाबदेही रहेगी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी आप राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते, चाहे टेलीविजन रेडियो कहीं पर भी। टेलीविजन रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। सरकार देखिए, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ऐसे आप देख सकते हैं ये तानाशाही एक तरह की। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की और जज तक पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। जो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने का काम करती है, न्यायपालिका पर भी प्रेशर बनाने का काम किया गया। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब देखिए जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, क्योंकि अगर लगातार बनी रहेगी वो लोकतंत्र निराधार हो जाएगा, शासक निरंकुश हो जाएगा और गलत तरीके भी अपना सकता है। जरूरी नहीं कि जो लोकप्रिय नेता है वो हमेशा अच्छा ही हो, समय के साथ निरंकुशता उसमें भी आ जाती है जब वो लगातार एक ही जगह बनी रहती है। तो जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक, जनादेश मतलब क्या, बार बार इलेक्शन हो, बार बार जनता वोट करे, चुने, अगर अच्छी सरकार नहीं तो उसको बदल दे, उसको हटा दे। तो शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, जो मैंने बोल दिया। राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। क्या राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश से मतलब ऑप्शन रहना चाहिए पार्टी का कि अगर ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो हम दूसरी पार्टी को वोट दें। सरकार नागरिकों के
कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। बुनियादी अधिकार मतलब राजनीतिक आलोचना का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना में जो है कि गूगल के सर्विस जितने भी है, याहू, गूगल, सिस्को, इस सब को बैन कर दिया गया था और वहाँ की जो लोकल चाइना की नेटवर्क थी उसको यूज करने के लिए बोला जा रहा था। तो वहाँ के चीनी स्टूडेंटों ने आंदोलन किया और आंदोलन का नतीजा क्या हुआ, उन पर टैंक चढ़ा दिया गया। यानी वो विरोध भी नहीं कर सकते हैं, जो एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं है। ठीक है, विरोध करने, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका पे किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और भारत में ये सबसे अच्छी बात है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा करने का दायित्व भारत की न्यायपालिका के पास है, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में देखिए, वही बोला कि न्यायपालिका को करना चाहिए, उसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिकार विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार क्या, तो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। यानी ना तो अपने मन से कुछ कानून बना सकती है और ना जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, एक लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। ये भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक सरकार की चौथी विशेषता थी। ठीक है, अब परिभाषा का सारांश क्या है कि लोकतंत्र सरकार का कैसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या क्या है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा, बाकी जो डिस्कशन विद्यार्थी और इसके बीच हुआ वो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। कि अब देखिए लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे क्या होता है, नेता बदलते हैं तो फिर इलेक्शन कराओ, फिर ये करो, एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। दूसरा क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से, हाँ देखिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। मॉरलिटी जो है लेस हो जाती है किसमें, राजनीति में। देखते हैं गुंडागर्दी ये जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने लगती है, तो क्या नैतिकता का ह्रास होता है, मोरलिटी का ह्रास होने लगता है। इवन मर्डर तक राजनीति में करा दिए जाते हैं या थे। तो ये क्या नैतिकता है कहीं से? नैतिकता का मतलब होता है एक अच्छे ढंग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, कोई किसी के जाति पर ना जाए, धर्म के आधार पर इलेक्शन ना करे। लेकिन यहाँ तो नैतिकता होती नहीं, जाति आधार पर वोट मांगते हैं, जात जात पर लड़ाई करा देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। लोकतंत्र का एक अवगुण है कि फैसलों में देरी होती है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। ये बात भी है कि हजार हजार करोड़ खर्चा हो जाता है एक इलेक्शन कराने में। ठीक है, और ये क्या है, धन का ये हो जाता है कि, और इसमें भ्रष्टाचार भी होता है कि वोट खरीदने का प्रयास होता है और पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये डिमेरिट्स हैं लोकतंत्र के। फिर लास्ट डिमेरिट्स क्या है ये देख लेते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। कभी कभार हम लोग होता है कि बस पार्टी के बहकाव में आके इस पार्टी को वोट देंगे तो उस पार्टी को देंगे, अपने हितों को भूल जाते हैं या अपने हित को हम जान नहीं पाते हैं। तो सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या चीज़ बुरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र ने गरीबी नहीं मिटाई है। लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। ठीक है, अपने फैसले करें मतलब अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा अपने हित के लिए जो काम होता है उसी को यहाँ बोला गया है कि लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग
अपने बारे में खुद फैसले करें। इस बात की गारंटी नहीं हो पाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। वाजिब बात है कि हर फैसले अच्छे, तो क्योंकि इस लोकतंत्र में जनाधार का बात होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो हर फैसला अच्छा हो क्या हो नहीं, ये भी सवाल चिन्ह खड़ा करता है। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग तर्क देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है, देखिए, चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व के इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। 3 करोड़ लोग मारे जा चुके थे इस अकाल में। कितने? 3 करोड़ लोग यहाँ मारे जा चुके थे। ठीक है। उस दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से मिलती जुलती ही थी, कोई अच्छी ज्यादा नहीं थी, चीन से बहुत कोई अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई, क्योंकि देखिए, आप चीन और भारत ज्योग्राफिकली देखिए तो आसपास है, और चीन में अकाल आया, भारत में नहीं है, जबकि मिलता जुलता स्थिति था आर्थिक स्थिति। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। क्या अंतर था? तो देखिए, चीन में एक पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी सिस्टम में वो हमेशा जीतती है तो वो निरंकुश रहती है, उस पर किसी जनता के भलाई के प्रति ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है कि हमें इसका भलाई करना है, हमें ये नीतिगत फैसले लेने हैं जनता की भलाई के लिए, और थोड़ा निरंकुश हो जाती है। लेकिन जहाँ एक अच्छा लोकतंत्र होता है, जहाँ विकल्प ज़्यादा रहते हैं, पार्टी के विरोधी मजबूत होती है, तो विरोधी समय समय पर सत्ता पक्ष को याद दिलाते रहती है कि आप ये सरकार जनता के लिए नहीं कर रहे, आप वो जनता के लिए नहीं कर रहे। एक दबाव बना रहता है जनता का भी और विरोधी पक्ष का भी। तो सरकार जो है कि जनता के पक्ष में समय समय पर नीतियां बनाती रहती हैं और उसका क्रियान्वयन करती हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, वहां भी वोटिंग के लिए पार्टी का मतलब जो ऑप्शन ज़्यादा होता, नहीं इस पार्टी को नहीं इस पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो विपक्षी दल होता वहाँ पर, और विपक्षी दल होता तो सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे, क्योंकि वहाँ एक पार्टी सिस्टम था। निरंकुश शासन व्यवस्था हो जाती है जब एक पार्टी सिस्टम होता है, अकाउंटेबिलिटी घट जाती है, तो ऐसे नतीजे निकल के आते हैं। तो देखिए कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। चीन की जो अकाल वाली घटना से देखकर हम लोगों ने क्या सीखा कि लोकतंत्र शासन पद्धति से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है। क्यों बेहतर है दूसरों से? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी वाला स्वरूप है, ये जनता के प्रति जवाबदेहिता तय करता है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसों पर आधारित है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। जब 4 आदमी कोई काम डिस्कस करके करते हैं तो क्या गलतियां होती है? जब 4 आदमी कोई काम मिल के करते हैं तो गलतियों की संभावना कम से कम हो जाती है। और वही लोकतंत्र की भी एक विशेषता है कि यहाँ लोकतांत्रिक फैसले हमेशा ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, चर्चा होती है, उसके बाद उस पर अंतिम फैसला होता है। अब देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन फैसले ठोस होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी एक विशेषता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कैसे? किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही, क्योंकि मुस्लिम के धर्म के लोगों के अलग विचार हैं, हिंदू के अलग हैं, जैसे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, मतलब देखिए सभी हमारे देश तो विविधता में एकता वाला है, तो सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोगों के अलग अलग हित, सभी समुदाय के लोगों के हित, जनजातीय लोगों के अलग हित होते हैं। तो समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाषाई विविधता है, क्षेत्र विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांप्रदायिक विविधता है, जाति विविधता है। इन विविधताओं के बावजूद जो हमारे देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को
ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है, समय समय पर आपने देखा भी होगा। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। एकमात्र लोकतंत्र ही है जो विविधता वाले देशों में एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी समुदायों सभी धर्म के प्रतिनिधि रहते जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, अपने अपने क्षेत्र के हितों को रखते हैं, चर्चाएं होती हैं, उनके लिए काम होता है। इस प्रकार जो है कि शांति बनी रहती है, सभी समुदाय आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो किसी भी देश में विविधता में एकता तभी बनी रह सकती है जब वहाँ लोकतंत्र हो, और लोकतंत्र विविधता में एकता बनाए रखने में काफी कारगर साबित होती है। ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र यहाँ लिखा हुआ है ना, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। जो मैंने शुरू में ही बोला था कि अमीर गरीब उच्च नीच जाति व्यवस्था इन सब आधारों से परे वोट का अधिकार सबको समान रूप से है। गरीब अमीर एक साथ एक लाइन में लगकर वोट देते हैं, उनके वोट का समान मूल्य है, सभी को समान सम्मान है। इसलिए तो हमारे संविधान के प्रस्ताव में लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर संविधान ने, यहाँ का जो हमारे भारत का जो संविधान बना है वो भारत के अंतिम व्यक्ति से तात्पर्य सबसे गरीब सबसे पिछड़ा तबका जो सभी समुदाय से अलग है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। गलती ठीक करने से का अवसर से क्या मतलब है कि किसी सरकार को चुना 5 साल के लिए, 5 साल में अच्छा काम नहीं कर पाई तो हमारे पास 2 पार्टी का ऑप्शन है, 3 पार्टी का ऑप्शन है, हम दूसरे पार्टी को मौका देंगे। वो अगर अच्छा काम करती है तो उसे दोबारा दूसरे 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें हम लोग मौका देंगे। तो हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलती को सुधारने का अवसर भी मिलता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है इसीलिए क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती, तो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग शासन करते हैं। ठीक है। तो हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। ठीक है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। अब लास्ट देख लेते हैं। लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व देना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये विशेषता है कि इसमें सभी लोग विचार विमर्श कर फैसले लेते हैं और विचार विमर्श करने वालों में समाज के सबसे संपन्न और समाज के सबसे अंतिम तबके के लोग भी होते हैं। सभी संप्रदाय के लोग मिल के फैसला करते हैं और सबके विचार विमर्श का समान महत्व होता है और उस फैसले से फिर अंतिम फैसला लिया जाता है। यही कहा गया कि लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ जो उस फैसले से प्रभावित होगा के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। परिवार में भी आप परिवार के लोगों के साथ बैठकर फैसला लेते हैं और सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तब फैसला लेते हैं और सबके बातों को तवज्जो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का बात सुन के उसको हटा दिया जाए, कोई विचार विमर्श उस पर ना किया जाए। तो वही कहा है कि यह बात परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी, क्लब पर भी, क्योंकि हर जगह एक
विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ना केवल देश चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, कोई क्लब चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए भी लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रयोग हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं और इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को करना जरूरी है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, ठीक है, जो होनी ही होनी चाहिए, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इस तरह हमारा ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेसन है हमारा संविधान और संविधानवाद, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसमें भी वो सारे फैक्ट जो एग्जाम में आ सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में, सॉरी 3.0 में, उसे हम लोग कवर करते चलेंगे और इसके फैक्ट को भी समझेंगे, इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे ताकि एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।